तो 117 सीटें पंजाब एक ही फेज में यानी आज ही वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब में कौन सरकार बनाएगा, कौन पहुंचेगा इख्तिदार की कुर्सी तक, क्या कांग्रेस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी, क्या कांग्रेस को हटाकर कोई दूसरी पार्टी इख्तिदार पर काबिज होगी, क्या पंजाब में किसानों के जो मुद्दे रहे थे, जो किसान तहरीक साल भर से ज्यादा चली थी, वो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा, क्या उसी के आसपास उसी के इर्द गिर्द वोटिंग होगी। यह सब कुछ आज पंजाब की आवाम भी तय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले की वोटिंग चल रही है। तीसरा मरहला काफी अहम है। जिस तरह के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का दावा रहा है कि पहले दूसरे मरहले में वो उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और तीसरे मरहले में भी उन्हें अच्छा मिलना ही मिलना है, चूंकि वो उनका अपना इलाका, जैसा उन्होंने कहा है कि वहां पर उनके जो हिमायती हैं वो बड़ी तादाद में हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि एक यहां से एक पैटर्न सेट हो जाएगा। लेकिन अखिलेश के दावे में ही भरोसा कर लिया जाए या बीजेपी जो बहुत मेहनत कर रही है, खासतौर से इस रीजन के लिए बहुत मेहनत की गई है, जहां से करहल से खुद अखिलेश यादव खड़े हैं, वहां भी अमित शाह पहुंचे, वहां योगी भी पहुंचे, तो और खुद करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल को खड़ा किया है बीजेपी ने, जो मरकज में वजीर रहे हैं। तो काफी बड़ा एक दाव वहां पर बीजेपी ने भी खेला है और कोशिश की है कि जो इस पूरे कैंपेन का जो मुखिया है उसी को घेरा जाए, अखिलेश को घेरा जाए। तो अभी हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे थे, हमारे साथ अलाउद्दीन जुड़े थे मैनपुरी से और हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव कन्नौज से जुड़े हुए थे, संदीप कानपुर देहात से थे। तो सभी का यह कहना था कि मुद्दे इस बार चुनावों पर हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में जो वोटिंग है वो निस्बतन देही इलाकों के कम रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वोटिंग का परसेंटेज मायूस कुन तो कतई नहीं है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। हो सकता है कि पिछले बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से एक सवाल पैदा होगा कि क्या बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज कुछ अलग कहानी कहता है। सबसे अहम मुद्दा यहां पर इस बेल्ट में यह है कि इसमें ये जो थर्ड फेज में है, इसमें कुछ बुंदेलखंड का भी इलाका है, कुछ ब्रज का भी इलाका है, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर यहां भी किसान हैं, हालांकि ये किसान आलू की खेती यहां पर ज्यादा होती है। तो ये किसान इसलिए इनकी शिकायत रही है कि खेतों में जो आवारा जानवर हैं, आवारा कहने का मतलब ये होता है कि उनके आगे पीछे कोई नजर नहीं आता कि वो किसके जानवर हैं, किस शख्स के हैं, किन लोगों के हैं, लेकिन वो बड़ी तादाद में झुंड के झुंड खेतों में चले जाते हैं। नतीजा यह है कि दिन भर खेतों में काम करना और रात भर, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, रात भर खेतों में के फसलों को बचाना, ये जो है किसानों को काफी वहां महंगा पड़ रहा है। कई बार ये बातें सामने आई हैं कि ये भी इस बार का एक अहम मुद्दा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे सामने आते रहे, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालात उठते रहे, हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, आंकड़े अपनी तरफ हैं और नेताओं के दावे अपनी तरफ हैं। तो यह तय होगा कि क्या मुद्दे वाकई इस बार जो जमीनी मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं और वो इस बार चुनाव के पूरे प्रोसेस पर अपना असर डाल रहे हैं, या फिर ये कि जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, बार बार कई तरह से नेताओं ने अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया, अलग अलग मेटाफर का यूज किया, लेकिन उनकी कोशिश रही कि किसी तरह से वोटों को पोलराइज किया जाए, वोटरों को पोलराइज किया जाए। तो क्या इस बुनियाद पर वोटिंग हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन जो कुछ हॉट सीट भी इस बार हैं वो भी काफी मायने रखते हैं कि उस पर किस तरह की वोटिंग होगी। जैसे मैनपुरी में एक करहल सीट है जहां पर खुद अखिलेश यादव खड़े हैं, उनका मुकाबला एसपी सिंह बघेल से हो रहा है। तो वो काफी अहम माना जा रहा है कि वो मुकाबला कितना अहम होगा, चूंकि मरकज में एक जो वजीर है उसे वहां से लड़ाया जा रहा है अखिलेश के मुकाबले में। तो इससे ये जाहिर होता है कि इसे काफी सीरियसली लेने की कोशिश है और एसपी के जो लीडर हैं, जो मुखिया, उन्हें घेरने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि लंबी लंबी कतारें भी देखी गई हैं। लंबी कतारें मतलब ज्यादा वोटर घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और ज्यादा वोटिंग अगर होती है तो क्या इसका मतलब यह है कि लोग जो है एक अपने मुद्दों या अपने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे लेके कुछ नाराजगी है
उसकी बुनियाद पर वोटिंग ज्यादा होगी। तो ज्यादा वोटिंग होती है तो उसका मतलब क्या होगा? तो ये 3 फेज का मतलब है कि अगर जो दावे समाजवादी पार्टी या उनके इत्तेहादी करते रहे हैं उनको अगर मान लिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो बाजी मार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो लीडर हैं उनका कहना है कि हमें इन 2 मरहलों में जो पहले हुए उनमें भी अच्छी बढ़त मिली है और तीसरा मरहला भी हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए यह बहुत मुश्किल है समझ पाना कि कैसे और किसकी बातों यकीन किया जाए। और अब हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका रिएक्शन लेंगे इस पर, उनकी अपनी क्या राय है। वसीम राजा हमारे साथ हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। ऋषि मिश्रा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर मंजीत सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट और आतिर हुसैन तर्जुमान आम आदमी पार्टी। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। जाहिर है आज सुबह से आप सभी इस कोशिश में लगे हैं कि क्या रिपोर्ट कहां से आ रही है, क्या रुझान कहां से मिल रहा है और इसकी बुनियाद पर क्या कुछ राय कायम की जा सकती है। 2 बातें हैं। मैं पहले पंजाब दूसरे बार में हिस्से में डिस्कशन करूंगा, पहले हिस्से में यूपी की ही बात करते हैं। मैं ऋषि मिश्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं। पहले तो मुझे यह बताएं कि आप क्या महसूस कर पा रहे हैं वोटिंग पैटर्न, यानी कि वोटिंग का जो फीसद है, जो परसेंटेज है, जिस तरह से दिख रहा है 3 बजे तक का, 4 बजे तक का, वो यूपी का ये वोटिंग फीसद क्या बता रहा है? पिछले बार के मुकाबले आपको क्या लग रहा है कि वोटिंग ज्यादा होगी, कब होगी या उतनी ही है? और इस बार फिर जब अपने नुमाइंदों से हम बात कर रहे थे तो यह अंदाजा हुआ कि देही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में वोटिंग की रफ्तार सुस्त है, फीसद कम है। इसका मतलब क्या देखते हैं ऋषि मिश्रा? देखिए विशाल भाई, जनरली जो शहरी मतदाता है और शहरी एरिया, जहाँ जहाँ विधानसभा शहरी एरिया है, वहाँ कहीं न कहीं बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि शहरी एरिया में लोग कम निकल रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज कम है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। और मैंने कल भी कहा था, क्योंकि ये जो तीसरे फेज में जहाँ चुनाव हो रही है, ये मंडल राजनीति पे मंडल राजनीति का प्रभाव मुझे दिख रहा है। जो ये बेल्ट है, ये मंडलवादी बेल्ट है। इसमें पिछड़े जाति की जिस पार्टी की तरफ गोलबंदी हो जाएगी उसकी जीत तय हो जाएगी। 2017 में आपने देखा जिस प्रकार से बीजेपी गैर यादव ओबीसी, यादव वर्सेस गैर यादव ओबीसी का जो फॉर्मूला गढ़ा था, अमित शाह ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, साक्य है, लोध है, आपको कुशवाहा है, ऐसे पाल है, ऐसे अति पिछड़े लोगों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा था। और जिसका फायदा आपने देखा कि 49 सीट इस चरण में बीजेपी को 2017 में मिला था। जहां तक बुंदेलखंड की बात है, बुंदेलखंड में बीजेपी अभी भी स्ट्रांग है। आप वोटिंग परसेंटेज भी देख लीजिए, 2017 में बीजेपी को 47% के आसपास बुंदेलखंड में मिले थे। और बाकी शेष सीटों पे यदि आप तीसरे चरण में देखेंगे, उसको यादव बेल्ट कहें, आलू बेल्ट कहें, जहां 44 से 45% मिले थे, यानी 3% का स्विंग आपको बुंदेलखंड में बीजेपी को मिला था अन्य क्षेत्र के तुलना में। वहीं समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में 24.25% मिले थे, यानी अन्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को 30 से 31% वोट मिले थे। तो मेरा जो ओवरऑल आकलन है विशाल भाई, कि जो अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला गढ़ा है इस चुनाव में, यानी यादव के साथ गैर यादव ओबीसी को जोड़ने का प्रयास अखिलेश यादव ने जो किया है, यदि ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चल जाता है तो सिर्फ इस फेज में ही नहीं, अगले 3-4 फेज में अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलेगा। यदि अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने में फेल होते हैं तो फिर बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक बहुत अहम है कि अखिलेश यादव ने कोशिश तो की है, लेकिन वो कामयाब किस हद तक होती है, क्योंकि जिस तरह उनके साथ कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जुड़ गई जो पिछली बार बीजेपी के साथ ही, चाहे वो सुभाषपा हो या कुछ बड़े नाम जुड़ गए। महान दल जी महान दल जिसमें है, जो पिछड़ी जातियों की राजनीति करती है, महान दल है, और उसके जो नेता हैं
कोई राजभर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका अपना इम्पैक्ट है इस पॉकेट में। और विशाल भाई, यदि ये मुझे लगता है लोध राजपूत है, वो तो बीजेपी के साथ मुझे लगता है जाएंगे। बाकी जो कुशवाहा हैं, पाल हैं, शाक्य हैं, ये यदि अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हैं, और अखिलेश यादव ने इन जातियों के लोगों को इस बार टिकट भी दिया है। आप यदि समाजवादी पार्टी के टिकट के लिस्ट वो देखेंगे तो उन्होंने यादव के कंपैरिजन में यानी पिछड़ी जाति के लोगों को अधिक से अधिक टिकट दिया है। तो ये फॉर्मूला यदि चलती है, और ये मुलायम सिंह यादव का समाजवादियों का गढ़ भी रहा है। 2012 में देखेंगे तो आपको 59 में से 37 सीट क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी जीती थी। यदि वह